हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिशन नंबर छठवां, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट मेंस एग्जाम्स के लिए स्पेशल है। और इसमें फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो ये टोटल 100 क्वेश्चन का है, जिसमें हिंदी, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल सबसे लास्ट में देखा जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो सबसे लास्ट में होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। इसके पहले का अगर पांच प्रैक्टिस जो हो चुका है वो अगर नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, या प्लेलिस्ट बना दिया है तो वहाँ से आप उसको जो है एक साथ पूरा देख सकते हैं, और देखिएगा जरूर, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी के 30 क्वेश्चन को देखेंगे, तो शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने, वीडियो को भी लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन हिंदी का कुछ इस तरीके से है कि पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ये बताना। ठीक है, वाचड़ या फिर सौरसेनी, मागधी या फिर पैसाची। ठीक है, पश्चिमी हिंदी का विकास बताना है किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोलियों में जो जो बोलियां आई हैं वो है ब्रज बोली। ठीक है, इसके अलावा बुंदेली बोली आई हैं, और इसके अलावा अगर देखा जाए तो खड़ी बोली, और साथ ही साथ एक कन्नौजी आई है। ठीक है, तो इतनी बोली का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश के तहत हुआ है, निकला हुआ है, उत्पत्ति हुई है, विकसित हुई है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। तो आंसर आपका इसमें सौरसेनी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे माना जाता है? इसमें से देवबाड़ी से, खरोष्टी से, या फिर ब्राह्मी लिपि से, या फिर सिंधु लिपि से। इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देवनागरी लिपि का विकास की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से, क्योंकि सभी भारतीय लिपियां जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं, तो देवनागरी लिपि का भी विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। देवनागरी जो है भारत की लगभग 10 प्रमुख लिपियों में से एक है। ठीक है, देवनागरी आक्षरिक लिपि है, जो प्रचलित लिपि जैसे कि रोमन हुआ, अरबी हुआ, चीनी हुआ, इनमें से सबसे अधिक वैज्ञानिक है। और देवनागरी लिपि में जो है एक वर्ण के लिए जो है ध्वनि है, अर्थात प्रत्येक अक्षर जो है उच्चारित होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस काव्य में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है? ठीक है, यानी कि एक ही शब्द आया हो, उसके अनेक अर्थ व्यक्त हो रहे हैं, तो वहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो वहां पे हो जाएगा श्लेष। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपका हुआ, यानी कि एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकलते हों, तो वहां पे क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ देखिए, घटा एक बार यहाँ आया है, घटा एक बार यहाँ, यानी कि 2 बार घटा आया है। तो यानी कि जब एक शब्द का 2 बार प्रयोग हो और दोनों के अर्थ अगर अलग अलग आए तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट, यमक अलंकार। अब यहाँ पे जो घटा शब्द जो 2 बार आया है, इसमें पहली वाली घटा का अर्थ होता है बादल। ठीक है, काली घटा यानी कि काला बादल। और इसके अलावा दूसरा जो आया है घटा, उसका अर्थ होता है कम हो जाना, यानी घमंड घट जाना, यानी घमंड घटा यानी कि कम हो जाना। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, यमक अलंकार। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? इसमें से बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दशानन। ठीक है, बहुब्रीहि समास क्या होता है कि वह शब्द जिसके तीसरा अर्थ निकलता हो। ठीक है, तो दशानन मतलब कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात ये रावण को भी कहते हैं, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक, ये तीनों जो दिए गए हैं ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। ठीक है, द्विगु समास। अगला प्रश्न है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो तो उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो इनमें से किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो जब किसी पद की व्याख्या करनी होती है या फिर उसके संबंध में कुछ डिटेल वाइज कहना होता है तो उसके लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इनमें से विवरण चिन्ह कौन हो जाएगा? तो ये वाला जो चिन्ह है ये विवरण चिन्ह कहलाता है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयाद संधि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो अयाद संधि की अगर हम बात करें इसमें, तो देखिए अयाद संधि में क्या होता है कि जब ए आए ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, और ओ का औ हो जाता है, और औ का आ हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 9 प्लस इक जो दिया गया है, तो 9 प्लस इक में क्या है कि औ
और ई मिलकर क्या बन जाता है, यहाँ पे आव हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये आयात संधि का उदाहरण हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। ठीक है, कार्यालय आदेश में अगर अधिकारी हस्ताक्षर जो करता है वो किस स्थान पर आता है ये बताना है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा। तो कार्यालय आदेश में अधिकारी का जो हस्ताक्षर होता है वो पत्र के नीचे, यानी कोई पत्र है इस तरीके से, तो पत्र के नीचे दाहिनी साइड, ठीक है, दाहिनी साइड दाहिनी ओर लिखा जाता है। ठीक है, तो नीचे दाहिनी ओर, आंसर ए पार्ट करेक्ट। उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें कौन सा कारक है, उससे अच्छे तो आप हैं, इनमें से कौन सा कारक है ये बताना है। ठीक है, तो इनमें कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अपादान कारक हो जाएगा। अपादान कारक क्यों होगा, क्योंकि देखिए अपादान कारक होता है संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है, वहाँ पे अपादान कारक होता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उससे और आप दोनों का तुलनात्मक होना एक अलग रूप दर्शाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अपादान कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने खाना खाया होगा, इसमें खाया होगा में कौन सी क्रिया है। खाया होगा, एक तो पहली बात होगा अगर शब्द आ जा रहा है तो इसका मतलब कि ये किस प्रकार का होगा। ठीक है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल यानी पास्ट में कार्य का होना प्रकट हो रहा हो या फिर संदेह बना रहा हो, तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाएगा, तो वहाँ पे भूतकाल हो जाएगा। और कौन सा भूत होगा, यहाँ पे संदिग्ध हो रहा है ना, कि खाया होगा मतलब खाया है कि नहीं खाया ये कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है। अब वही पूछा गया है, तो यहाँ पे देखा जाए तो मैंने वही सामान रखा होगा, तो ये जो है डाउट में है, और डाउट में जहाँ होता है वहाँ संदिग्ध होता है, संदिग्ध भूतकाल का आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें डाउट रहता है कि पास्ट में कार्य हुआ था कि नहीं। अगला प्रश्न है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये इसका सरल वाक्य बनाना है। ठीक है, सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, इसका सरल वाक्य बनाना। देखिए सूरज पढ़ा लिखा और अधिकारी बना, ये अगर हम बात करें तो किस वाक्य में है, तो ये संयुक्त वाक्य में है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में, संयुक्त वाक्य में है क्योंकि और से जुड़ा हुआ है दो उपवाक्य। इसको अगर हम सरल वाक्य में बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना, जो कि लिखा हुआ है सी पार्ट में, सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बना। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है हथियाना में कौन सी क्रिया है। ठीक है, हथियाना, इस तरीके से अगर आपको शब्द मिल जाए तो यहाँ पे नाम धातु क्रिया हो जाती है, जैसे कि बतियाना, लजाना, दुखाना, ये सभी जो है नाम धातु क्रिया के उदाहरण होते हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा क्या है, तो मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो इन्होंने लिखी हुई है उसको चंपू काव्य माना जाता है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चंपू काव्य जो होता है वो जो है चंपू श्रव्य जो होता है काव्य का एक भेद होता है। ठीक है, इसमें गद्य और पद्य का क्या होता है, मिश्रण होता है, तो उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है, तो समूहार्थक शब्द की अगर हम बात करें इसमें से, तो स्तवक, स्तवक जो है समूहार्थक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, फूलों का गुच्छा, या फिर इसको गुलदस्ता कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समूहार्थक चिन्ह हो जाएगा, आंसर ए आपसे कर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से कौन सा एक अलग मतलब कि गलत है इसमें से। आयात का निर्यात ये सही है, विलोम एक दूसरे का, दृश्य का अदृश्य ये भी सही है, प्रत्यक्ष का परोक्ष ये भी सही है, आमिष का सामिष दिया गया है जो कि गलत है। आमिष और सामिष ये दोनों समानार्थी शब्द हैं, इसका विलोम होता है निरामिष। ठीक है, निरामिष, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा क्योंकि हमें गलत वाला बताना था। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं एक दूसरे के। पार्वती, रुद्राणी, भवानी एक शब्द दिए गए हैं, रीता, रिक्त और तिक्त, दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्पृहा और निलय, इनमें से कौन सा एक परस्पर एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखते हैं पार्वती, रुद्राणी, भवानी, तो तीनों समानार्थी या पर्यायवाची हैं दूसरे के, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और तिक्त का अर्थ यहाँ पे तीता होता है, यहाँ पे जो दिया गया है तिक्त, तिक्त का अर्थ तीता होता है। ठीक है, बाकी रीता और रिक्त जो दिया गया है, ये अगर हम बात करेंगे तो रीता और रिक्त जो होता है ये खाली के पर्यायवाची हैं, और ये तिक्त जो है एक अलग चीज़ है, तो ये तो एक परस्पर पर्यायवाची नहीं है। दानो, निशाचर, अम्बक, दानो अगर हम बात करेंगे दानो, निशाचर, तो ये दोनों राक्षस के पर्यायवाची हो जाते हैं, लेकिन अम्बक की अगर हम बात करें तो अम्बक कहते हैं आँख का पर्यायवाची। ठीक है, तो यहाँ पे ये अलग हो जा रहा है। इसके बाद मनोरथ, स्पृहा और निलय, अब यहाँ पे मनोरथ और स्पृहा ये दोनों इच्छा के पर्यायवाची हैं। ठीक है,
इच्छा। और निलय जो आता है, निलय, निलय मतलब होता है घर। तो ये अलग हो जा रहा है इस तरीके से। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता अथवा कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष हो, तो तब वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, ये बताना है। तो इस तरीके से अगर कोई परिभाषा पूछा जा रहा है तो किसका परिभाषा है, तो ये भाववाच्य का परिभाषा, ठीक है। जहाँ पे कर्म ना हो, कृत ना हो, तो वहाँ पे भाव झलकेगा, और इस तरीके से आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्न शब्द में कौन सा विकल्प सही अर्थ भेद चयन करना है। टुक और टूक का अर्थ बताना, ठीक है। टुक का अर्थ क्या होता है और टूक का क्या अर्थ होता है, इन दोनों शब्दों के अर्थ बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा सही होगा ये बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर टुक की बात करेंगे तो पहले जो टुक लिखा है इसका अर्थ होता है थोड़ा, और दूसरे वाले टूक का अर्थ होता है टुकड़ा। तो थोड़ा और टुकड़ा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय क्या होता है, तो प्रत्यय जो होता है वो मूल शब्द के बाद में लगता है। तो प्रत्यय क्या होता है ये बताना। तो प्रत्यय जो होता है ये अभिकारी शब्दांश होता है, ठीक है। शब्द के अंश होता है, तो शब्दांश इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कौन सा सर्वनाम है ये बताना है। तो देखिए, अगर हम इसमें देखें तो सर्वनाम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के का परस्पर संबंध प्रकट हो, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ये यहाँ पे क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर इसमें से कौन सा हो जाएगा, ठीक है। अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है, ठीक है, तो वह अर्ध विपरीत कहलाते हैं। अब ये कौन कौन से, तो ये दो है, एक है ए और दूसरा है औ। तो ये दोनों याद रखिएगा, ये दोनों क्या है, अर्ध विपरीत स्वर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है, ए। अगला क्वेश्चन, इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा, अंतस्थ वर्ण ये बताना है। अंतस्थ व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो इनका उच्चारण जो होता है वो जीभ, ताल, दांत और ओठों को परस्पर सटाने से होता है, ठीक है। हालांकि इनका पूरी तरह से स्पर्श नहीं हो पाता है। तो अंतस्थ व्यंजनों में अगर देखा जाएगा तो 4 व्यंजन आते हैं, ठीक है। या, र, ला और वा, ये 4 व्यंजन क्या हैं, ये अंतस्थ व्यंजन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वाह। अंतस्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा, ए पार्ट वाह सही है, ठीक है। इसमें से या और वाह ये दोनों जो हैं ये क्या कहलाते हैं, ये अर्ध स्वर कहलाते हैं, ठीक है। अर्ध स्वर भी कहलाते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंग और आह क्या हैं, ये दोनों, ठीक है। तो अगर अंग और आह की अगर हम बात करें तो दोनों आती हैं अयोगवाह के अंतर्गत, ठीक है। अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। अंग का प्रयोग अनुस्वार के रूप में करते हैं और इसकी ध्वनि जो होता है नाक से निकलती है, ठीक है। और इसको आहा जो दिया गया है इसको विसर्ग भी कहा जाता है, ठीक है, विसर्ग। अगले क्वेश्चन, प्रत्युत्पन्न प्रत्युत उत्पन्नमति, ठीक है। प्रत्युत उत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश होगा, क्या वाक्यांश होगा, प्रत्युत उत्पन्नमति शब्द का प्रयोग जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रत्युत उत्पन्नमति। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर देता है उसको हम कहते हैं प्रत्युत उत्पन्नमति। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब क्वेश्चन आपठित गद्यांश है तो इस गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया कि हमारा जीवन कब निराशा से, अंधकार से भर जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, ठीक है। जब क्रोध, ईर्ष्या, शोक, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गद्यांश को पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको निकल के आएगा सी पार्ट, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। अगला प्रश्न है गद्यांश से ही है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है। देखिए, इसका गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको आंसर निकल के आएगा सी पार्ट, अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों के द्वारा जो है बदला जा सकता है। अगला प्रश्न भी गद्यांश से ही है जो कि 30 तक होगा, इनमें से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा
डी पार्ट, आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्ट और आत्मविश्वास, ये सभी क्या है, ये भाव रचनात्मक है, सभी कोई ना कोई भाव प्रकट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर निकल के आएगा डी पार्ट, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको आने वाले हैं 15 क्वेश्चन, वो आपके होंगे रीजनिंग के। तो रीजनिंग के क्वेश्चन हम करेंगे नहीं, आप लोग करिएगा, मैं उसका जो है क्वेश्चन दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है, उसी अनुसार आप लोग उसको करते जाइएगा। क्वेश्चन करने के बाद मैं उसका आंसर बताऊँगा, तो पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व करिएगा, इसके बाद इसका आंसर निकल के आएगा, वो देखिएगा। 31 का ए पार्ट सही है। इसी तरीके से 32 को आप सॉल्व करिएगा, तो 32 में सी पार्ट सही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप 33 को सॉल्व करिएगा, 33 में हो जाएगा डी पार्ट। फिर इसके बाद 34 में जो दिया गया है वो निष्कर्ष और कथन से दिया गया है, तो कथन और निष्कर्ष कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। कथन को पढ़िएगा, फिर निष्कर्ष को पढ़िएगा, फिर इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपको निकालना है, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन इसमें 35 क्वेश्चन है जिसको आपको लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 36 क्वेश्चन को आपको लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। त्रिभुज गिनना है अगले क्वेश्चन में, तो 37 का सही हो जाएगा सी पार्ट। 38 में फिर कथन और निष्कर्ष दिया गया है, तो कथन और निष्कर्ष को पढ़िएगा इस तरीके से, ठीक है, पॉज करके, और इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। फिर 39 में अगर देखेंगे तो इस तरीके से आंसर दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को लगाइएगा, आंसर ए पार्ट सही है, ठीक है। फिर इसके बाद 40 में आपको निकालना है आंसर, 40 का कोई आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 41 का आंसर सही है सी पार्ट, ठीक है। 42 रूपरेखा घर दिया गया है, तो कंकाल किसके सब कच्छ होगा, 42 का सी पार्ट है, शरीर से संबंधित होगा, सी पार्ट हो जाएगा। 43 में कौन सा आंसर सही है, तो 43 में ए आंसर सही है, ठीक है, जल प्रतिबिंब बताना था। 44 में बताना है इसमें से, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको आप लगाइएगा, आंसर आकर निकल के आएगा ए पार्ट। 45 का आंसर सही है ए पार्ट। अब इस तरीके से हम अगला क्वेश्चन अब जीएस के देखते हैं, ठीक है। चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है, चरक संहिता, चरक संहिता के बारे में बताना है। चरक संहिता जो है एक प्रकार ये आयुर्वेद से संबंधित है, ठीक है, आयुर्वेद यानी कि चिकित्सा, तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। का एक जो है मूल ग्रंथ है, ये प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, इसके रचयिता कौन थे, तो चरक थे, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान का नाम क्या है, तो अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ था, तो 1253 ईस्वी में हुआ था, और ये उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो कासगंज है, वहाँ जिला का पटियाली नामक स्थान पर हुआ था, तो आंसर इसका कासगंज हो जाएगा, ठीक है, ये बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। और अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में अमीर खुसरो का जन्म जो है 1252 ईस्वी में दिया गया है, ठीक है, और हरिश्चंद्र वर्मा के अगर देखेंगे तो 1253 दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था, तो इब्न बतूता जो था ये कहाँ का यात्री था, तो ये मोरक्को से आया था, मोरक्को, ठीक है, इब्न बतूता कहाँ से आया था, मोरक्को से आया था। और ये अगर हम बात करेंगे तो ये तुगलक शासक में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर कहाँ पर भेजा था, चीन भेजा था। और इब्न बतूता का जो यात्रा वृत्तांत है, तो इसका एक पुस्तक फेमस है, बहुत पूछी जाती है, रेहला। रेहला पुस्तक किसने लिखा है, तो इसी इब्न बतूता ने लिखा है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ये कुछ चीज़ें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता, इनमें से कार्बन के अपर रूपों को पूछा गया है। देखिए, ग्रेफाइट, डायमंड, कोयला, अगर हम देखें तो कार्बन इन तीनों में पाया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है, तो भारत का रूर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहा जाता है दामोदर नदी बेसिन को, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ऐसा इस क्षेत्र में अधिक मात्रा में कोयला और अन्य खनिज पदार्थों के उत्खनन के कारण इसको कहा जाता है। रूर जो है ये जर्मनी का एक क्षेत्र है जहाँ पे कोयला और अन्य खनिज उत्पादन दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध है, ठीक है, तो इसीलिए भारत का रूर अगर देखा जाएगा तो दामोदर नदी बेसिन को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? तो भारत में आयकर को प्रत्यक्ष और प्रगामी कहा जाता है। प्रत्यक्ष और प्रगामी, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, प्रत्यक्ष और प्रगामी। सकल घरेलू बचत में कौन प्रमुख योगदान करता है? सकल घरेलू बचत में परिवार जो है प्रमुख योगदान करता होता है, तो आंसर डी पार्ट सही हो जाएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो यह जो था, ये शुरुआत कब हुआ था? 2014 में शुरुआत किया गया था मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर को, और इसमें 25 क्षेत्रों पर जो है केंद्रित ये किया गया था। तो 25 सितंबर को 25 क्षेत्रों में केंद्रित 2014 में शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 80 जो दिया गया है संविधान में, उसके अनुसार अगर हम देखेंगे तो राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित जो कि अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनती है। राज्यसभा जो होती है वो एक अस्थायी सदन होता है, ठीक है, ये कभी विघटित नहीं होती, अस्थायी सदन है जिसका एक तिहाई सदस्य जो होता है प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष होता है, ये भी आपको पता होगा। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? पिछला प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। अगर हम इसमें आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 25 वर्ष। 25 वर्ष होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी ऊपर बताया, मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो 12 है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो डी ऑप्शन करेक्ट है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग जो होता है वेग प्रकाश की चाल के लगभग बराबर होता है, अर्थात रेडियो तरंग का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही होगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। जल चक्र में बादलों का गठन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो देखिए, बादल जो होता है पानी की छोटी बूंद या फिर बर्फ के छोटे रवों की संगति होती है, जो कि पर्याप्त ऊंचाई पर जो है स्वतंत्र हवा में जलवाष्प के संघनन के कारण बनते हैं। तो यहाँ पे जो होता है संघनन हो जाएगा, ठीक है। गलत मिलान की पहचान करना है इनमें से। फाउंटेन पेन का आविष्कार लुइस एडिसन वाटरमैन ने किया था। अमीटर का आविष्कार दिया गया जैकेरियस जेंसन ने किया था, जबकि अमीटर का आविष्कार किया था फ्रेडरिक ट्रेक्सलर ट्रेक्सलर ठीक है, फ्रेडरिक ट्रेक्सलर थे जिन्होंने अमीटर का आविष्कार किया था, जैकेरियस ने नहीं किया था, ठीक है। जैकेरियस ने ऑप्टिकल सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद इसमें 2 ऑप्शन जो दिए गए उनको भी देख लिए। बैरोमीटर का आविष्कार टॉर्सेली ने किया था, ठीक है, सही है। एनिमेशन का आविष्कार एमिल कोल के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारत में पाया जाने वाला कौन सा गैर धात्विक खनिज है? इसमें से देखिए, अगर हम बात करेंगे तो इसमें पायरोफाइलाइट जो है ये भारत में पाया जाने वाला गैर धात्विक खनिज है, ये सिलिकेट खनिज का प्रकार है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2023 में किसने इन्वेस्ट इंडिया के नए प्रबंधक यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया गया? तो इन्वेस्ट इंडिया के नए एमडी जो बनाए गए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है निवृत्त राय। आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2023 में चक्रवात जो आया था बिपरजॉय ने गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में लैंडफॉल किया। इस चक्रवात का नामकरण जो है किस देश के द्वारा किया गया था? तो बिपरजॉय का जो नाम दिया गया था, बिपरजॉय नाम, ये अगर हम बात करेंगे तो ये बांग्लादेश ने इसका नामकरण किया था, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। अक्टूबर 2023 में 7वें इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जो हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका जो थीम था वो था वैश्विक डिजिटल नवाचार। भारत की 9 उद्घटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं? तो सांसदों के लिए कुल सीटों की संख्या की अगर हम बात करेंगे, जो नया संसद बना है तो उसमें 1272 सीटें हैं, ठीक है टोटल। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगी। इसमें अगर देखा जाए तो लोकसभा के लिए 888 यानी कि 888 है, और राज्यसभा के लिए 384 सीटें, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 1272 सीटें। और एक कब उद्घाटन किया गया? तो 28 मई 2023 को इसका उद्घाटन किया गया, ये भी याद रखिएगा। नया संसद भवन का प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2023 में भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो अप्रैल 2023 में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नेट जीरो
इनोवेशन वर्चुअल सेंटर जो है बनाने की घोषणा की है, तो आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज तथा सबसे महंगा कंप्यूटर है इनमें से? तो पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक की तुलना से कम सुपर कंप्यूटर सबसे अधिक तीव्र होता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आईसीटी का तात्पर्य, अब कंप्यूटर से क्वेश्चन हो गया। आईसीटी का तात्पर्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। एएलयू का फुल फॉर्म बताना है। एएलयू, तो एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सही हो जाएगा, लॉजिकल वाला गलत है। ठीक है। ये जो होता है सीपीयू का एक भाग होता है एएलयू। ठीक है। जिसका उपयोग क्या करते हैं, डेटा पर गणितीय एवं लॉजिकल जो है क्रिया करने में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं इनमें से? तो अगर हम देखें प्लॉटर जो दिया गया है, ये क्या है, ये आउटपुट डिवाइस है, तो यही आंसर हो जाएगा आपका। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। बाकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी कि एमआईसीआर ये इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन यानी कि ओएमआर ये भी इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। इनमें से कौन सा एक डेटा है जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत किया जाता है? तो अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इंफॉर्मेशन जो होता है एक डेटा जिसे अर्थपूर्ण रीति में संगठित और प्रस्तुत करते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होता है प्रक्रिया आवंटन पॉलिसी यानी कि प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो होता है, ये इसके तहत जो है प्रत्येक प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट करने हेतु एक निर्धारित समय प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो एक प्रकार की क्या होती है, शेड्यूलिंग होती है। ठीक है। सॉरी, इसका बी हो जाएगा, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी होती है। आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो दुनिया का पहला प्रोग्रामर जो है वो अंग्रेज महिला गणितज्ञ थी, एडा लवलेस। एडा लवलेस को माना जाता है। और चार्ल्स बेबेज को प्रारंभिक यांत्रिक कंप्यूटर पर उनके कार्यों के लिए उन्हें यह उपलब्धि प्राप्त है। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो कंप्यूटर में डेटा जो होता है वो बाइनरी या द्विधारी रूप में स्टोर होता है, तो यहाँ पे आंसर बाइनरी हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब या फिर कंप्यूटर प्रदान करती है जिससे शेष कंप्यूटर सीधे जुड़े होते हैं? तो ये जो टोपोलॉजी होता है वो कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है? तो वो है स्टार टोपोलॉजी। ठीक है। स्टार कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने आप को कंप्यूटर हैकर के इंट्रूशन से बचाने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो उसके लिए होता है फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क का वो हिस्सा होता है जिसका निर्माण जो है अनऑथराइज्ड उपयोग को रोकने और ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन को अनुमति देने के लिए करते हैं। फायरवॉल को जो है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या फिर दोनों के कॉम्बिनेशन में जो है इम्प्लीमेंटेड किया जा सकता है। फायरवॉल का प्रयोग अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर को इंटरनेट से जुड़े व्यक्तिगत नेटवर्क मुख्यतः इंट्रानेट का प्रयोग करके रोकने के लिए करा जाता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा जो है प्रदर्शित पहले पृष्ठ को क्या कहा जाता है? ठीक है। तो वेबसाइट खोलने के बाद वेब ब्राउज़र द्वारा जो रिप्रेजेंट होता है पहला पृष्ठ यानी प्रथम पेज, उसको हम कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं उसको? होम पेज कहेंगे। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, होम पेज। ईमेल भेजते समय सीसी इनमें से किसे सूचित करता है? सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ठीक है। सीसी का अर्थ क्या होता है? कार्बन कॉपी। एक होता है बीसीसी, बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के स्वीट का एक हिस्सा है। किस स्वीट का हिस्सा है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है वो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन के स्वीट का हिस्सा होता है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के स्वीट का हिस्सा होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दस्तावेज प्रिंट करने के लिए जो है शॉर्टकट की क्या होती है, यानी कि डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल+P का प्रयोग करते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों का एक समूह होता है, ठीक है। तो एक प्रोग्राम होता है जो जिसका उपयोग संचालित करने और कुछ विशिष्ट कार्यों को जो है निष्पादित करने के लिए करते हैं। यह जो होता है कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे मनुष्य के द्वारा देखा जा सकता है, किंतु भौतिक रूप से इसको छुआ नहीं जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन जो होंगे वो आपके यूपी स्पेशल से होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन जो दिया गया वो मिलान करना है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? जौनपुर सिटी किसने बसाया? आगरा सिटी किसके द्वारा बसाया गया? जामा मस्जिद बदायूं किसके द्वारा बनाया गया? ये बताना। तो फतेहपुर सीकरी की अगर हम बात करेंगे तो ये अकबर ने बसाया था। जौनपुर सिटी जो है फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। आगरा सिटी की बात करें सिकंदर लोदी ने बसाया था। और जामा मस्जिद जो है बदायूं ने बसाया था, इल्तुतमिश ने बसाया था। तो इस तरीके से बनाया था, इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा? तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो है कानपुर में स्थित है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात क्या है? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अगर हम अनुपात देखेंगे तो वो अनुपात जो है 912 है। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्टी के 1000 पर 912 आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? इनमें से तो चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, ठीक है। तो अभ्रक जो होता है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, बाकी सारे पाए जाते हैं इनमें से, ठीक है। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो मेंथा तेल उत्पादन में 80% टोटल योगदान आता है भारत में विश्व का, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा 85% लगभग उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट सॉरी बी पार्ट हो जाएगा 85%। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, कस्बा और नदी दिया गया। बिठूर किस नदी किनारे स्थित है? तो बिठूर जो है गंगा नदी किनारे स्थित है, सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, सही है। जौनपुर सही नदी दिया गया, जबकि जौनपुर जो है वो गोमती नदी किनारे स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे स्थित है, सही है, ठीक है। सही नदी जो है ये प्रतापगढ़ से बहती होकर बहती है, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ पूछा जाएगा तब सही नदी सही हो जाता। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये पड़ता है जो है फुर्सतगंज में। फुर्सतगंज कहाँ है? अमेठी जिला में, ठीक है। अमेठी के फुर्सतगंज में जो है ये विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य एक नहीं है? चरकुला, दादरा, कर्मा, मोरिया। इनमें से अगर देखा जाए चरकुला, दादरा, कर्मा ये तीनों उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं, जबकि मुरिया का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए जैन और बौद्ध धर्मों का, तो दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है वो है कौशाम्बी। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, कौशाम्बी, ठीक है। जैन धर्म के अनुसार यहाँ छठे तीर्थंकर जो थे पद्मप्रभ, उनका जन्म स्थान था। और कौशाम्बी में अनेक विहार थे, उनमें सर्वप्रमुख घोषिताराम था। इसका निर्माण जो है श्रेष्ठ घोषित ने करवाया था। इस विहार के निकट ही अशोक का स्तूप भी था, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन मिलान करना है। मेला दिया गया और स्थान दिया गया, तो मिलाते हैं। माघ मेला कहाँ पर लगता है? तो माघ मेला लगता है ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में, ठीक है। झूला मेला कहाँ लगता है? झूला मेला लगता है ये वृंदावन, मथुरा वृंदावन। पशु मेला कहाँ लगता है? तो बटेश्वर लगता है। इसके अलावा देवा मेला कहाँ लगता है? तो बाराबंकी में लगता है, ठीक है। तो ये मिलान करने के लिए भी इस तरीके से आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है वह है अपना इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज में जो पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में, ठीक है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय। काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो बनारस में, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, ठीक है। और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था 1965 में, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना 1921 में हुआ था। तो सबसे पुराना हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, मिलान करना है। लेखकों के नाम और उपनाम दिए गए, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी, तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी को निराला के उपनाम से भी जानते हैं। तो पहला का तीसरा हो जाएगा।
रघुपत सहाय, रघुपत सहाय को ये फिराक गोरखपुरी के नाम से फेमस है। वैद्यनाथ मिश्री, वैद्यनाथ मिश्र जो है ये मिश्र होगा। वैद्यनाथ मिश्र जो है ये नागार्जुन के नाम से फेमस है। और धनपत श्रीवास्तव, धनपत राय श्रीवास्तव, ये मुंशी प्रेमचंद कहे जाते हैं। तो इस तरीके से उपनाम देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश 2023-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया? तो इसके लिए 2023-24 में जो दिया गया है वो 1050 करोड़ रुपए का राशि का आवंटन किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में उत्तर प्रदेश में लोक लेखा के अंतर्गत लेन देन की कितनी राशि की शुद्ध प्राप्ति का अनुमान है? तो इसमें अगर देखा जाएगा तो 5500 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का अनुमान है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जून 2023 में उत्तर प्रदेश किस शहर में रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमिक एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया? ये किस शहर में हुआ उत्तर प्रदेश में, ये बताना है। तो ये किया गया था इसका आयोजन गोरखपुर में। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन गोरखपुर। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है, सॉरी मिलान नहीं करना है, बताना जून 2023 में उत्तर प्रदेश में शुरू की गई उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के अंतर्गत लोगों को विकास कार्य परियोजना के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध करानी होगी? तो इसमें अगर देखा जाए तो 60% धनराशि उपलब्ध करानी है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में मिलान करना है, उद्योग और स्थिति बताना है। ठीक है। चलिए, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये निर्माण होता है वाराणसी अथवा चित्रकूट में। खेल का सामान कहाँ बनता है? तो ये मेरठ में बनता है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ बनती हैं? तो ये मथुरा में बनती हैं। और लकड़ी पर नक्काशी जो होता है वो सहारनपुर में होता है। फिर इसके बाद जनपद और मुख्यालय बताना है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नोएडा में पड़ता है। ज्योतिबा फुले नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो अमरोहा। संत कबीर नगर का मुख्यालय कहाँ है? तो खलीलाबाद। इसके अलावा कुशीनगर का मुख्यालय पडरौना है। ठीक है। इस तरीके से मिलान करने आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई जो टैग है उनके उत्पाद और स्थान को मिलान करना है। वॉल हैंगिंग, वॉल हैंगिंग से अगर बात करेंगे तो जीआई टैग प्रदान किया है जो कि गाजीपुर से संबंधित है। हस्त निर्मित दरिया जो है मिर्जापुर से संबंधित है। कैंची, कैंची जो बनाया जाता है ये मेरठ में बनाया जाता है। और हस्त निर्मित कालीन जो बनता है ये भदोही से। तो ये जीआई टैग प्रदान किया गया इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी हुआ करती थी? तो उत्तरी कौशल की राजधानी जो थी वो थी श्रावस्ती। आंसर इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अभी वर्तमान में जनगणना के अनुसार अगर देखें तो सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती में ही है। श्रावस्ती जो है हिमालय की तलहटी में बसे भारत की नेपाल सीमा से सीमावर्ती जिले में बहराइच से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है। और यहाँ महाकाव्य पुराणों में श्रावस्ती को राम के पुत्र लव की राजधानी भी बताया गया है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो गई। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।